सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो 7th नंबर का द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो एस ब्लॉक हमने 11th में किया, ठीक है। पी ब्लॉक में भी उसके जो दो ग्रुप है 13 और 14 वाला, वो भी हमने 11th में फिनिश किया हुआ है, ठीक है। ये जो 13 वाला ग्रुप और 14 वाला ग्रुप, ये दोनों ग्रुप का जो भी स्टडी थी वो भी हमने 11th में क्लियर की। तो अभी पी ब्लॉक के बाकी के जो ग्रुप बचे जिसमें से 15, 16, 17 और 18 वाला ग्रुप है, ठीक है, उसकी पूरी स्टडी अभी हमें 12th में करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। पी ब्लॉक्स के जो एलिमेंट है उसमें फ्रेंड्स 13 वाला जो ग्रुप था, हमें एलिमेंट याद होंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। 14 का ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी। ओके, तो देखो हमने इसमें कौन सी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसी कई ज़्यादा उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने पढ़ी हुई थी। अगर वो अच्छे से याद है तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा अभी टॉपिक, क्योंकि 11 से ये जो 12th वाला अभी पोर्शन है पूरा 15 से 18 वाला ग्रुप, वो ये 13 और 14 से बहुत इजी है। ओके, चलो तो स्टार्ट कर रहे। अभी 15 ग्रुप के एलिमेंट देख लेते हैं एक बार। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद 16 ग्रुप के कौन से एलिमेंट है? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। 17 में हमें याद होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ओके, उसके बाद 18 में जो नोबल गैस है वो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, चलो इसके बाद हमने एक बात और भी की थी कि जो ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको एक ग्रुप का नाम दिया जाता है। जैसे कि मैं 15 ग्रुप को बोल सकता हूँ नाइट्रोजन ग्रुप, 16 ग्रुप को बोल सकता हूँ ऑक्सीजन ग्रुप, 17 ग्रुप को बोल सकता हूँ फ्लोरीन ग्रुप, ठीक है। ऐसे ग्रुप के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको ग्रुप का नाम दिया जाता है। ओके, चलो उसके बाद थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं फ्रेंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे कि हमने जो 11th में पढ़ा था उसकी कि जो 13 वाला ग्रुप है उसकी हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस सेल की होती है वो हमने 13 ग्रुप है तो मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते होंगे, तो उसके ग्रुप में से 10 माइनस करो, तो ग्रुप नंबर है 13 उसमें 10 माइनस करो तो मतलब 3, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते होंगे 3। तो जिसमें लिए हमने लिखा था NH2Np1, ठीक है। तो ये 13 ग्रुप की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर है। तो जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 1 इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद 14 ग्रुप है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बढ़ जाएगा, 10 माइनस करो ग्रुप के नंबर में से, तो 14 में से 10 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा। तो उसके लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड करोगे? p ऑर्बिटल में ही, तो इधर लिख सकते हो NH2Np2। ओके, चलो उसी तरह अगर 15 ग्रुप के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा तो NH2Np3 हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसके लिए NH2Np4 हो जाएगा। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ग्रुप के नंबर में से 10 माइनस करना है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ लिखना है तो NH2Np5, और 18 ग्रुप के लिए लिखना हो तो NH2Np6। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने पी ब्लॉक एलिमेंट की लिखी है, ठीक है। ओके, चलो फ्रेंड्स देखो अभी वेरिएशन क्या है। चलो s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स है हर जगह, लेकिन p ऑर्बिटल में यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे एलिमेंट। तो अगर ओवरऑल p ब्लॉक की हमें कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हो कि NH2Np1 से लेके p में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यानी कि 1 to 6, ठीक है। ये 1 - 6 नहीं है, 1 to 6 है, याद रखना है। तो ओवरऑल p ब्लॉक की अगर हम कॉमन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? NH2Np1 - 6 लिख सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर बात करें पी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो फ्रेंड्स पी ब्लॉक में बहुत वेरिएबल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत, जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत वेरिएशन वाली होती है। यहाँ हमें मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी मिलेंगे पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट में, ठीक है। तीनों टाइप्स के हमें एलिमेंट मिलते हैं इसमें। ओके, चलो उसके बाद एक डेफिनेशन हमने 11th में भी क्लियर की थी एस ब्लॉक के लिए और पी ब्लॉक के लिए भी।
कि एस ब्लॉक के एलिमेंट को क्यों एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, हम पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्यों पी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए आंसर क्या होता है, तो क्या कोई भी एलिमेंट जो होता है उसमें जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन अंदर रखते जाओगे तो उसमें से लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उसको उसी ग्रुप का एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, ओके चलो इधर लिखा हुआ समझते हैं कि एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर पी ऑर्बिटल आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, जैसे कि चलो मुझे कार्बन के लिए उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6। ओके, उसका एटॉमिक नंबर वही उसके टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 6 के लिए मैं क्या लिखूंगा 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो अगर कार्बन की बात करें, चलो इधर लिख लेते हैं, कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं हम 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p2। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा किसमें, पी ऑर्बिटल में, तो इसीलिए वो किस ग्रुप ब्लॉक का एलिमेंट बनेगा, पी ब्लॉक का। ठीक है, ओके चलो अभी हम 15 ग्रुप की बात हमें पढ़नी है मैंने, तो ये 13 और 14 तो हमने क्लियर किया। तो 15 ग्रुप में से जैसे कि मैं नाइट्रोजन के लिए मुझे लिखना है, तो नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन के ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन रखने, तो 1s2 2s2 और कितने हो 4 और कितने बचे 3, तो 2p3। तो जैसे यहां पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में, तो इसीलिए वो किस ग्रुप ब्लॉक का एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का। तो अगर डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हो हम कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भी ऑर्बिटल में जाएगा उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट बनेगा। ठीक है, समझ में आएगा यहां तक। ओके चलो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज या कौन सी है, ग्रुप 15। हमें 13 और 14 तो हमने 11th में कर लिया, अभी 15 ग्रुप की बात करनी है। तो 15 ग्रुप की ओवरऑल जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं। तो उसमें से मैंने 15 ग्रुप के एलिमेंट लिखे हुए हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, याद रखना है सबको 15 ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी को बोला जाता है एंटीमनी। ठीक है, और बीआई मतलब बिस्मथ है। ओके, उसमें से फ्रेंड नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मेटल कैरेक्टर होता है उसका। उसके बाद आर्सेनिक और एंटीमनी का मेटलॉइड्स होता है, यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी भी होगी और उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मेटल जैसी भी होगी। ठीक है, और बिस्मथ हमारा टिपिकल मेटल है, पुअर मेटल है, पर मेटल बोला जाएगा। देखो एक चीज हमने 11th में और भी क्लियर की है कि जैसे जैसे आप पीरियड में आगे जाओगे वैसे वैसे आपका नॉन मेटालिक वाला कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, लेकिन आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे, या तो टॉप टू बॉटम बोल सकते हो, कोई भी बोलो। तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन जाओगे वैसे उसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो देखो शुरुआत वाले जो भी एलिमेंट है वो कौन से नॉन मेटल है, लेकिन थोड़ा बहुत फिर वो आर्सेनिक और एंटीमनी में आया तो थोड़ा मेटल, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज अब थोड़ी बहुत मेटल जैसी हो गई होगी, नॉन मेटल जैसी भी होगी पर मेटल जैसी भी हो गई होगी, तो इसलिए वो है मेटलॉइड्स है। और लास्ट जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हैं वैसे आपको प्योर क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। लेकिन अभी जो बिस्मथ है वो हमारा पुअर मेटल है फ्रेंड्स, इतना अच्छा वाला मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या बोलेंगे वो मेटल होता है। ठीक है, ओके चलो उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और भी लिखी हुई है कि जैसे कि नाइट्रोजन होता है वो नॉर्मली हमें पता है फ्रेंड्स कि उसका नेचर कौन सा होता है या उसका स्टेट कौन सा होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। वो कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सारे सॉलिड होते हैं। मैंने ये 3 के लिए इधर किया है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के लिए मैंने सॉलिड लिखा हुआ है। इधर देखो मैंने फॉस्फोरस के लिए भी मैंने सॉलिड क्यों अलग से रखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स वो नॉन मेटल था नाइट्रोजन के जैसा, फिर भी वो सॉलिड में है, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये मेटलॉइड्स और मेटल तो है ही सॉलिड, लेकिन फॉस्फोरस को अलग सॉलिड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसका नेचर नॉन मेटल था नाइट्रोजन के जैसा ही, फिर भी वो सॉलिड में, जबकि नाइट्रोजन क्या था, गैसियस फॉर्म में था। ठीक है, ओके चलो उसके बाद अगर बात करें अकरेंस की, अभी अकरेंस में देखा जाए फ्रेंड्स तो हमें मालूम है कि सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में होता है वो नाइट्रोजन होता है, 78% बाय वॉल्यूम जितना होता है। ठीक है, ओके
तो ये हमें सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। उसके बाद इन अर्थ क्रस्ट इन अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, मतलब कि जो नाइट्रोजन मिलता है वो ज्यादातर सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में होता है NaNO3। ओके, जिसका दूसरा नाम है फ्रेंड्स चिली सॉल्ट पीटर। ये याद रखना है हमको, MCQ के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, IMP है, याद रखना है। तो नाइट्रोजन ज्यादातर कौन से फॉर्म में होता है? सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम लिखते हैं NaNO3, और जिसका दूसरा नाम कौन सा है? चिली सॉल्ट पीटर। तो दोनों नाम याद रखने। और दूसरा जो उसका फॉर्म होता है वो पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी होता है नाइट्रोजन ज्यादातर। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या लिखते हैं? KNO3। और पोटेशियम नाइट्रेट का दूसरा जो नाम है वो है इंडियन सॉल्ट पीटर। तो सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन सॉल्ट पीटर बोला जाता है, ठीक है। ओके चलो, उसके बाद it is found in the form of प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि वो प्रोटीन के हिसाब से होता है प्लांट्स और एनिमल्स में ज्यादा में मिलता है, ठीक है। चलो, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हमने ज्यादातर अभी बात कर ली है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, क्योंकि हम अभी पर्टिकुलर किसके ग्रुप की, कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? तो 15 ग्रुप की, ठीक है। हमारा 15th वाला ग्रुप जो है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसकी जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल की वो क्या है? NH2NP3 है। वैलेंस शेल में उसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ओके चलो, देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल फुल्ली फिल है, क्योंकि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम? तो 2 क्लियर है। और लेकिन p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6, लेकिन इधर हमारे 6 नहीं, टोटल कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो p ऑर्बिटल कैसी है? हाफ फिल है, ठीक है। और जिसकी वजह से अगर बोला जाए तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है। ये जो मेटल होते हैं ना 15, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या लिखा है? s ऑर्बिटल completely filled and p orbitals are half filled, making their electronic configuration extra stable। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो ज्यादा क्या करता है? स्टेबल करता है, ठीक है। ओके चलो फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। 15 ग्रुप के जो भी एलिमेंट है उसकी एटॉमिक और आयोनिक रेडियस की बात, मतलब उसकी साइज की बात करनी। तो फ्रेंड्स, रूल्स हमने 11th में ही पढ़े सब, कि जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे तो उसकी जो एटॉमिक साइज होती है या उसकी कोवैलेंट रेडियस जिसको बोला जाता है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आप ग्रुप में अप टू डाउन जाओगे वैसे वैसे उसकी एटॉमिक रेडियस या कोवैलेंट रेडियस होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये कॉमन रूल्स है, ठीक है। वैसे उसकी आयोनिक रेडियस भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये कॉमन रूल्स है, लेकिन एक्सेप्शनल केस थोड़े बहुत होते हैं तो वो अलग से हमें याद रखना होता है। एक बात मैं और कर लूं फ्रेंड्स, अगर पी ब्लॉक के एलिमेंट में जितने भी एक्सेप्शनल केस होते हैं वो हमें श्योरली याद रखने हैं, क्योंकि उसमें से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ तो आपको जैसे 13 और 14 ग्रुप में थोड़ा वेरिएशन था, ऐसा वेरिएशन नहीं मिलेगा। साइज क्या करी? इंक्रीज ही करी है। मैंने इधर ऐसे ही लिखा उसकी कोवैलेंट रेडियस कि जैसे देखो 70 से 110 हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ से आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जितनी नाइट्रोजन से फॉस्फोरस तक आने तक जितनी इंक्रीज हुई है इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, थोड़ी बहुत कम है, ठीक है। ओके चलो, तो ज्यादातर आपको अभी आयोनिक रेडियस पे ध्यान नहीं देना है, उसमें थोड़ा वेरिएशन है, उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन कोवैलेंट रेडियस उसकी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ओके चलो फ्रेंड, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। 15 ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले हम ये याद कर ले कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है फ्रेंड्स। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो होता है कि कोई भी एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जो भी एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोला जाता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, लेकिन हमारा एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। तो गैसियस फॉर्म में किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोला जाएगा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है।
तो देखो हमने इधर बात की कि साइज क्या करे इंक्रीज, तो फ्रेंड्स एक रूल्स तो फिक्स है हमारा कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज करती है वैसे वैसे उसकी आयनिशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है। क्यों ऐसा, तो चलो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की साइज क्या इंक्रीज की, तो चलो इधर सोच लो कि नाइट्रोजन की साइज ये है और फॉस्फोरस की साइज उससे क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो उसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, चलो इधर लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। फॉस्फोरस है उसके भी वैलेंस शेल में तो